नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है नाटक रेडियो पर। मेरा नाम है प्रियंका निमकर और आज हम पेश करेंगे फ़हीम आज़मी जी की लिखी कहानी आर्ट का पुल। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सारा इलाका एक ही था और उसका नाम भी एक ही था। इलाका बहुत उपजाऊ था। बहुत से बाग, खेत, जंगली पौधे, फूल और झाड़ियाँ सारे क्षेत्र में फैली हुई थी। इस इलाके के वासियों को अपने जीवन की आवश्यकताएं जुटाने के लिए किसी और इलाके पर आश्रित नहीं होना पड़ता था। खेतों से अनाज, पैसों से मकान बनाने और जलाने के लिए लकड़ियां, भट्टों से पकी हुई ईंटें, पास के बागों से फूल और साग सब्जी, पास के तालाब से मछलियां, अर्थात आवश्यकता के सभी पदार्थ उपलब्ध थे। धीरे धीरे पास के व्यापारिक नगर से व्यापारिक सभ्यता और विकास की लहरें इस इलाके की ओर बढ़ने लगी और एक दिन इस इलाके में बहुत बड़ा नाला खोदा गया जिसने इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। किसी ने कहा, यह गड्ढा बिजली के तारों को खंबे के ऊपर से ले जाने के स्थान पर धरती के नीचे दबाने के लिए खोदा गया है। कोई कहता था कि इस इलाके में टेलीफोन आने वाला है और यह टेलीफोन की लाइनें बिछाने के लिए खोदा गया है। अथवा जितने मुंह उतनी बातें। बस सवेरे ही ट्रैक्टर और कुटियर और उसके साथ कुछ मजदूर आ जाते, फावड़े और गिनती के साथ। ये लोग इस गड्ढे को गहरा करना शुरू कर देते थे और शाम को चले जाते थे। यदि इनसे कोई पूछता तो बस यही कहते कि ठेकेदार से पूछ लो, हमें नहीं मालूम कि यह गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। दिन प्रतिदिन गड्ढा गहरा होता गया और एक दिन उसने इलाकों के बीच में एक सूखे नाले का रूप धारण कर लिया। अब इसको पार करना लगभग असंभव हो गया और इस प्रकार नाले के इस पार के लोगों तथा उस पार के लोगों का संबंध विच्छेद हो गया। कभी कभी नाले के इस पार के लोग उस पार के लोगों से नाले के दोनों ओर खड़े होकर वार्तालाप कर लेते थे और अधिकतर बात का विषय यह नाला ही होता था। उन्हें उन कोयलों, फांगताओं और मैनाओं से बहुत स्पर्धा होती थी जो बिना किसी बंधन के नाले के इस पार के पेड़ों से उड़कर उस पार के पेड़ों पर बैठ जाते और इस पार के खेत से उड़कर उस पार के खेत में दाने चुगने लगते थे। और एक दिन ठेकेदार के आदमी चले गए, नाला उसी प्रकार खुदा रहा। संभवतः दूसरा ठेकेदार जिसे तार बिछाना था या तीसरा ठेकेदार जिसे गड्ढा पाटना था अभी तक निश्चित नहीं किया गया था, या वह किसी दूसरे इलाके में व्यस्त था। यह सूखा नाला यूं ही पड़ा रहा यहाँ तक कि वर्षा आई और यह पानी से भर गया। धीरे धीरे उसके दोनों ओर के किनारे टूटने लगे और उसने एक नदी का रूप धारण कर लिया जो आगे चलकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी और फिर उस दरिया में मिल जाती थी जो इलाके के पास ही बहता था। सर्दी आई तो लोगों ने सोचा कि नाले का पानी खुश्क हो जाएगा और शायद ठेकेदार के आदमी उसको पाट दें। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसे स्वयं पाटने का विचार किया, परंतु जैसे ही सर्दी समाप्त हुई और गर्मी आई, आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ पिघलने लगी। यह बर्फ पहले भी पिघलती थी, परंतु छोटी छोटी नालियों के रूप में फैल जाती थी और तेजी से ढलान की ओर बहकर उनका पानी बड़े दरिया में मिल जाता था। यदि कहीं पानी फैला भी तो अधिक समय तक नहीं रुकता था, किंतु अब सारा पानी बहकर इलाके के उस नाले में आ गया था। गर्मी बीती, वर्षा आई, नाला और विस्तृत हो गया। फिर सर्दी आई और पानी उसी प्रकार बहता रहा। फिर पहाड़ियों पर बर्फ पिघली और नाला अधिक विस्तृत हो गया। किनारे और टूटे तथा यह नाला हर बरस चौड़ा होता गया और फिर एक बड़े दरिया ने इलाके को 2 भागों में बांट दिया। इलाके के निवासियों को 2 भागों में बांट दिया। रिश्तेदार कुछ इधर और कुछ उधर रह गए और जब मोहम्मद खान की पुत्री के विवाह की समस्या सामने आई तो मोहम्मद खान की पत्नी ने कहा, तो फिक्र काहे की है? तुम्हारे भाई के बेटे के साथ तो बचपन में रिश्ता हो चुका है। मोहम्मद खान पहले तो चुप रहे, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली और बोले, क्या बात करती हो? अरे वे लोग उस पार के हैं, अब हमारा उनसे क्या वास्ता? अपने इलाके में रिश्ता खोजो। तो ऐसी कौन सी बात है? हम एक ही तो हैं। वह उस पार रहता है तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई ही तो है। नहीं, अब वह उस पार रहता है, बीच में दरिया है। इस पार के लोग उस पार के लोगों से अलग है। जब दरिया नहीं था वह मेरा भाई था, लेकिन तब जब दरिया नहीं था। तो दरिया खून के रिश्तों को तो नहीं तोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता है। दरिया सरहदें बना देता है।
मुल्कों को अलग कर देता है, इंसानों को अलग कर देता है। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो वही कह रहा हूं जिसे और लोग कहते हैं। और फिर यह भी तो नहीं कि दरिया को पार करके आसानी से इधर से उधर जा सके। दरिया पर पुल भी नहीं है, उसमें नाव भी नहीं चलती। और हुआ भी यही था। पुल बनाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। जब भी पुल बनता था, एक मौसम भी नहीं निकलता था। सर्दी में बनता था तो गर्मी में टूट जाता था। पहाड़ों से आने वाले पानी का वेग बहुत तेज होता था। दरिया के किनारे भी टूट जाते थे, मिट्टी बह जाती थी। लोग मिट्टी भरकर लकड़ी का पुल बनाते थे। कोई सीमेंट का पक्का पुल तो बनता ही नहीं था। भला मिट्टी का पुल कैसे टिका रहता? और नाव, उसका भी प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने सोचा कि पुल नहीं बनता और लोग दरिया को पैदल पार भी नहीं कर सकते, तो नाव ही बना ले, उसी पर चढ़कर दरिया पार कर लिया करेंगे। परंतु हुआ ये कि जब पहली नाव बनी तो मंगू दूध वाला सवेरे सवेरे आया और मोहम्मद खान को बोला, खान साहब, सुना आपने? वह जो 4 घड़ों को उल्टा करके और ऊपर कीकर तथा सरपट का मचान बनाकर नाव बनाई गई थी, उसके 2 घड़ों में जहरीले सांप घुस गए और 2 मुसाफिरों को डस लिया। अब मुखिया जी ने कहा है कि नाव नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अरे ऐसे हादसे तो होते रहते, आइंदा एहतियात से काम लिया जाएगा। क्या एहतियात होगी? घड़ा तो उल्टा होता है, पानी के अंदर से सांप निकल कर बैठ जाए तो वह दिखाई ही नहीं देता। और इतना वक्त किसके पास है कि वह मचान को पीटता रहे और सांप को भगाता रहे? अरे हर मुश्किल काम में एहतियाती रखनी पड़ती है। अगर हम कुछ दिन तक मचान पीटते रहेंगे और नाव चलती रहेगी तो सांप खुद ही डर कर भाग जाएगा। अरे मगर चलेगी कैसे? मुखिया ने तो रोक दिया है, घड़े तोड़ दिए गए हैं। मोहम्मद खान ने मुखिया को एक धीरे से मोटी सी गाली दी और चुप हो गया। वह और कर ही क्या सकता था? मुखिया से कौन झगड़ा मोल लेता? परंतु मोहम्मद खान का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि पंचायत बुलाई जाए, हो सकता है पंचायत के कहने से मुखिया मान जाए। तब मोहम्मद खान ने लोगों को घर जा जाकर उन्हें समझाना आरंभ किया। देखो ना, आखिर इसमें क्या हर्ज है? दुनिया का निजाम तो मोहब्बत पर चलता है, नफरत से तो कोई मसला हल नहीं होता। फिर तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे भी रिश्तेदार दोस्त उस पार रह गए, है ना? अगर हमारे बीच यह दूरियां रुकावट है तो क्या हुआ? नाव चलाने से हम अपना मेल जोल तो कायम रख सकते हैं ना? और अरे घुस गया होगा सांप तो घरों में भी घुस जाते हैं, उससे कोई घर थोड़ी तोड़ देता है। कुछ लोगों ने मोहम्मद खान की बात मानी, कुछ चुप रहे और कुछ ने उसका कड़ा विरोध किया। तुम क्या रिश्तेदारों की बात करते हो? उस पार के लोगों से कैसा रिश्ता? इतने दिनों में सब कुछ तो बदल गया। देखते नहीं हो उनकी सलवारों की घेरे कितने बढ़ गए हैं, चादरों में कितना फर्क है, खाने में खटाई भी बहुत ज्यादा हो गई है, रोटी भी कितनी पतली होती है, मकान की ईंटें कितनी बड़ी होती हैं, और वे लोग तोता भी नहीं पालते, उनकी मिट्टी बिल्कुल नमकीन है। इधर हमें देखो, हम मिट्टी के कितने सुंदर बर्तन बनाते हैं, हमारी धरती भी तो कितनी जरखेज है। नहीं जी, अब हमारा उनसे क्या रिश्ता? तुम अपनी सरहदों में लोगों से रिश्ता जोड़ो, अब तो उनकी जुबान भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पंचायत हुई, लोग बोलते रहे, धीरे धीरे जोश से। बूढ़े और जवान सब बोले, लेकिन मुखिया ने बस एक बात कह दी। तुम नाव बनाने की बात करते हो, तुम तो बस यही समझते हो कि नाव में बैठकर लोग इस पार से उस पार जाएंगे। देखो अपनी धरती की तरफ, देखो अपने लहलहाते खेत, हम कितने खुश हैं। क्या हमारे खेतों का अनाज और हमारे पेड़ों के फल नाव से उस पार न जाने लगेंगे? फिर तुम क्या करोगे? किसको रोकोगे? नहीं जी, हम अपने इलाके में खुश हैं। अपनी रोटी उनको दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? पेट से बढ़कर भी कुछ और हो सकता है क्या? और मुखिया पंचायत में अकेला तो आया नहीं था। हाथों में लाठियां और बल्लम लिए हट्टे कट्टे जवान साथ थे। मुखिया तो अपनी जगह पर बैठ गया, परंतु ये जवान भीड़ के चारों ओर खड़े हो गए। अपनी लाठियों और बल्लमों को यूं उठाए रखा कि सबको दिखाई दे। मुखिया बोल चुका तो लोगों में कानाफूसी शुरू होने लगी। फिर लोग ऊंचे स्वर में बोलने लगे। फिर विवाद और प्रतिवाद आरंभ हो गया। हाथापाई की नौबत आ गई और पंचायत समाप्त हो गई।
आज मोहम्मद खान के भाई के बेटे का विवाह था। दरिया के पार शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ बहुत सुरीली लग रही थी। मोहम्मद खान दरिया के किनारे बैठ आवाज़ को सुन रहा था और सोच रहा था, काश यह बारात उनके घर में आई होती। परंतु यह कैसे संभव था? बीच में दरिया था और बारात को तो उसी ओर जाना था। दरिया को कैसे पार किया जा सकता था? और मोहम्मद खान सोचने लगा, यहूदियों ने कहा था कि खुदा इज़राइल का खुदा है। फिर इज़राइल 12 कबीलों में बट गए, फिर उनके बीच सरहदें खींची गई, फिर उनकी ज़ुबानें बदल गई, फिर वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मगर खुदा तो एक ही रहा, सबका खुदा। और फिर अरब से आवाज़ आई, हमारा भी खुदा वही है, पूरब का खुदा वही है, पश्चिम का खुदा वही है। और आज सब कहते हैं हम सबका खुदा वही है। फिर दरिया ने क्या बदला? शहनाई की आवाज़ फिर गूंजी और मोहम्मद खान ने सोचा, दरिया उस आवाज़ को तो रोक नहीं सका और रोक भी नहीं सकता। यह तो दरिया के पानी से टकराकर और भी अच्छी लगती है। और फिर देखते ही देखते कुछ और लोग मोहम्मद खान के पास आकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या अच्छी आवाज़ आ रही है दरिया के उस पार से। हमारी सरहदें अलग हैं और बीच में दरिया है, मगर यह गाने बजाने की आवाज़ कितनी मधुर लग रही है। शादी हो गई और शहनाई की आवाज़ भी बंद हो गई, परंतु अब तो लोगों को चस्का पड़ गया था। दरिया के किनारे पर प्रतिदिन सायंकाल को मेला लगने लगा। उस पार की गीत और सितार की मधुर आवाज़ सुनते रहते और फिर उस पार के लोग भी अपनी तरफ से किनारे पर बैठने लगे इस पार की गीत सुनने के लिए। दरिया के पानी से छन कर आने वाली मधुर आवाज़ कितनी दर्द भरी थी, कितनी सुरीली भी। और फिर इन आवाज़ों के साथ और बहुत कुछ आया। दरिया के किनारों पर पिकनिक होने लगी, पकवान पकने लगे, वर्षा से बचने के लिए छप्पर बन गए, बैठने के लिए चबूतरे और भोजन की सुगंध और गाने की महक और शरीरों की झलक। अब दोनों तरफ के इलाकों में नफरत का एहसास समाप्त हो गया था। और एक दिन इस इलाके का मुखिया आया और कहने लगा, तुम्हारे यहाँ गाने वालों और शायरों की कमी नहीं है कि तुम उस पार के गानों की आवाज इतने शौक से सुनते हो। अरे अपने इलाके के गाने गाओ, अपने इलाके वालों की आवाज सुनो, बस्ती में जाकर बैठो, वे तो उस पार के लोग हैं। परंतु मोहम्मद खान बोला, मुखिया जी, अब यह तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको रोको। इन्हें अब नाव की जरूरत नहीं, ये तो आसानी से उस पार चले जाते हैं, आर्ट के पुल पर से। और इस बार किसी ने मोहम्मद खान की बात को नहीं काटा। मुखिया अपनी आंखों पर दाएं हाथ की हथेली से साया करके और उचक उचक कर दरिया पर बना हुआ पुल तलाशने लगे। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है आज की कहानी और हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते।